नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले हम एक बात आप लोगों से बोलेंगे, आप ध्यान देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आज से बिहार पुलिस का सेट जो है लेना प्रारंभ करते हैं। और आप सब चैनल यदि सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन है सील, दूसरा ऑप्शन है शक, और तीसरा ऑप्शन है शहद, और चौथा ऑप्शन है आपका शराब। तब तक हम आपका वेट करते हैं और उम्मीद है कि आप सभी आंसर देंगे। तो आंसर आ गया होगा, तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, शराब। ध्यान रखेंगे, डी नंबर शराब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखना है, लेखक है, शिक्षक है, वकील है, मीठा है। इसका आंसर क्या देंगे? जातिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा आंसर है। जब आप लोग को बिहार पुलिस में नौकरी लग जाएगी तो विकास सर को मिठाई खिलाने ज़रूर आना है। चलिए, इसलिए हो जाएगा मीठा, ऑप्शन नंबर डी। तो तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? कितने हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 2 है, 4 है, 6 है, 7 है। आंसर हिंदी वर्णमाला में हो जाएगा आपका मूल स्वर 4 हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, व्यंजन स्व का उच्चारण स्थान होता है श, जैसे तालम स्व हुआ, मूर्धन स्व, तालु या मूर्धा या कंठ या दंत। 4 नंबर, 4 का आंसर हो जाएगा मूर्धा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये हो जाएंगे बी। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया था? पाठ दिया था, या संदेश दिया था, या शिक्षा दिया था, या उपदेश दिया था? 5 नंबर, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था? वो चौथा ऑप्शन में डी, उपदेश दिया था। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, ना जीता जा सकने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। अविजय, अविजित, या अज्ञेय, या अदम्य। तो 6 नंबर का आंसर आप लोग देंगे सी नंबर, अजय। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 7 में निह जोर रस, निह जोर रस, दूसरा है नी जोर रस, तीसरा है नी जोर रस, चौथा है निर्जोर रस। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7 का फर्स्ट, 1 नंबर निजोर रस हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, कमर कसना। कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सतर्क रहना, या दंडित करना, या दृढ़ निश्चय कर लेना, या मेहनत करना। 8 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दृढ़ निश्चय कर लेना, जैसे कोई भी चीज़ होता है, निश्चय कमर कस कर तैयार हो जाते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, इस बार हमको बिहार पुलिस का नौकरी लेना है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगली क्वेश्चन, करुण शब्द का विलोम क्या होगा? 9 नंबर का आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है।
करुण शब्द का आपको देना है विलोम शब्द। ये हो जाएगा निष्ठुर। करुण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निष्ठुर। आगे बढ़ेंगे। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पावक का पर्यायवाची शब्द, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दस नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, हुतासन। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पंचायत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड ओवर्ट। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे। 13 नंबर बी सिंस। अगला है फादर शैल रिटर्न डैश एन आवर। 14 का आंसर हो जाएगा सी विथ इन। 15 फाइंड द राइट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही वर्ड को चुनना है। 15 नंबर में डी हो जाएगा, JEWELLERY, ज्वेलरी, डी। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, अभी आंसर मिला लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट का अगर मैथ का सॉल्यूशन मिलता रहे तो हम उसका साइड से वीडियो बना कर डाल देंगे। आप लोग कमेंट या मैसेज कीजिएगा और आप रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और आप वहां पर कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको हेल्प की जाएगी। जब हम आप लोगों की हेल्प के लिए कहें तो ज़रूर हम आपका हेल्प करेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/7 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? देखिए दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर भिन्न वाली संख्या का एलसीएम लेना है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर आप एलसीएम लेंगे और नीचे हमेशा आपको एचसीएफ लेना है। ये ध्यान रखना। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ होगा और नीचे एलसीएम निकालना है। इस तरह से ध्यान रखना है और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कभी एलसीएम पूछा है, शॉर्ट में बता देते हैं 2, 5, 4। और एलसीएम जब भी होती है तो बड़ी से बड़ी संख्या के गुणज में होती है। 5 लेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 5 दूनी 10 लेंगे 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 या 15, 5 चौक 20। तो इसलिए क्लियर हो गया, ऊपर में 20 होगा। और 3, 9, 6, 27 को सबसे बड़ी से बड़ी संख्या काटेगी तो वो 3, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किस समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 1920 है तथा महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दोस्त याद रखना, एलसीएम जो होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1920 गुना 16 बराबर 128 गुना x। इसको सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का 240। ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 16 पर पावर 3/4 किसके बराबर होगा? ये देखे ध्यान रखेंगे।
16 पर पावर जो है, पहले आप क्या करेंगे, इसको जो है ना 16 को आप तोड़िए तो 2 पर पावर 4 लिखिएगा, और देखिए पहले से पावर 3/4 है, ताकि किसी भी संख्या का पावर पावर गुना होता 4 4 कट गया, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मान क्या हो जाता है 8, अर्थात आपका 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आप लोग भी बनाइएगा, ऐसा नहीं कि हम पे छोड़ दीजिए, हम जॉब थोड़ी करेंगे, आपको करना है जॉब। उसके बाद देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें, क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप जानते हैं एक बात, अभाज्य संख्या में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, कभी 0 ले लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं, 3। तो चलिए 1 2 3 को छोड़िए, कभी 1 और 0 भूल से मत नहीं लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या में जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो अभाज्य संख्या वो नहीं होगा। और जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होगा वो भाज्य संख्या। अब देखिए 0 नहीं होगा, 0 1 का एक ही गुणनखंड होता है, और 2 का 2 गुणनखंड होता है, एक 1 होता है और एक स्वयं होता है। अर्थात आप वैसे भी कह सकते हैं वो जो ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया होगा 19 का नंबर का सी नंबर। उसके बाद है किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 अर्थात इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेष। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा आप, ऐसा नहीं बिहार पुलिस से छोड़ दीजिए, अगला भी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भी है और आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यो मेरे जो है और आगे से मतलब सपोर्ट भी कीजिए, और आपको भी हम सपोर्ट करेंगे। 20 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पहली संख्या जो है, पहली संख्या अगर x है, x किसी संख्या में x से भाग दिए तो मान लीजिए शेष y हुआ, फिर उसी संख्या में अगर भाग देना है तो आप ध्यान रखें किसी संख्या में x से भाग दिए, नहीं 893 में भाग दिए तो शेष आपका 193 आया। आगे आपको 47 से भाग देना है ना, तो 47 में भाग दीजिएगा ना, जो बचा हुआ अंतिम शेष होगा और उसी शेष में ही 47 से भाग देना है, इतना बात ध्यान रखें। बताइए तो 20 नंबर क्वेश्चन में जो शेष कितना बचा था अंतिम, किसी संख्या में 893 भाग दिए तो 193 बचा, तो उसी संख्या में 43 से तो आपको 193 में भाग देना है। तो 193 भागा 47 आप देंगे 40 पच्चे 200, 5 बार में लगेगा, हमको लगता है कि 4 बार में लगेगा। 4 सते 28 बचा कितना 2, और 4 चौक 16, 16 2 18, इधर घटा दीजिए 13 में से 5 हुआ, इधर कट गया है 5 ऑप्शन में। चलिए 5 तो ऑप्शन में है, कितना हो जाएगा आंसर, बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। दो संख्या का औसत 180 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। देखिए औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। क्या दो संख्या का औसत 180 है, ठीक है, और बोला एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मान लीजिए अगर एक संख्या होगा 2x तो दूसरा संख्या x होगा, तो दो संख्या तो इसको जोड़ देंगे तो और इसको 2 से भाग दे देंगे अब बराबर 180 कर देंगे। तो कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या बराबर 180, 2 1 3 यानी कि 3x बराबर 360 हो गया। तो इसको आप काट दीजिएगा तो कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी कि 120 हो गया। तो एगो 120 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 240। 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, तो बी नंबर हो जाएगा। याद रखेंगे कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, वह 42 इंच की व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है, एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, तो वह
इंच व्यास की कितनी चपातियाँ खा लेगा, ध्यान रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन में मान लीजिए कि 42 इंच व्यास की x रोटी खाता है। 42 इंच की कितना रोटी खाता है, x इंच खाता है। आप इसको क्षेत्रफल पर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल पर लेके जाके आपको बनाना है, जैसे कि x गुना पाई गुना आर स्क्वायर होता है, तो कितना बने हैं 42। आर तो व्यास है, तो व्यास का त्रिज्या क्या होता है, आधा, तो 42/2 का होल स्क्वायर। और उधर देखिए फिर कितना दिया हुआ, 98 इंच 98 खाता है, तो 98 गुना पाई गुना 6/2 का होल, क्योंकि पहला तो 6 व्यास था, 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर से x का मान निकाल देंगे, तो x का मान जब सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर में 2। आप ध्यान रखिएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है, सीधा मान लेना है। 42 इंच वाला पूछा है तो 42 इंच की x चपातियाँ, x का उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर उधर 6 वाला क्षेत्रफल निकाल के बराबर कर देंगे, मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आयत है, तो चारों भुजाओं का योग जो होता है ना, वो एक तरह से आप आयत का क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप कर सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, याद होगा। तो आपको इसमें से जब निकालना है, क्या बोला कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर ज़्यादा है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई यदि x होगा तो लंबाई उसका x + 23 होगा, और इसको आप जोड़ दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 × 2x + 23, इसको आप सोल्व करके बराबर में कितना दिया था, 206। x का मान निकाल दीजिएगा, तो उसी से आप x में फिर 23 जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई निकल जाएगी, और लंबाई गुना आप चौड़ाई कर दीजिएगा, तो उसका क्षेत्रफल जो है 23 नंबर का आपका आ जाएगा निकल के 2520 वर्ग मीटर। एक ईंट की चौड़ाई एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और आयतन 3 लीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, आप बताइए। 3 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 × 1000 बराबर 3000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 3000 घन सेंटीमीटर होगा, तो ईंट की लंबाई 3000 घन सेंटीमीटर में 10 × 15 कर देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई 15 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी कितना, इसका लंबाई निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पहले उसको घन सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। घन सेंटीमीटर 3 लीटर है, 3 को घन सेंटीमीटर बदल देंगे, 1 घन सेंटीमीटर को 3 घन सेंटीमीटर 3000 हो जाएगा, आराम से इसको गुना करके भाग देकर निकाल देंगे। 32 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का के कितने ईंटें लगेंगे, इसको ध्यान रखना। 25 नंबर क्वेश्चन है, 32 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है और 40 सेंटीमीटर चौड़ा। सबको पहले आपको कौंची में चेंज कर देना है, सेंटीमीटर में। तो 32 को जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3200 गुना हो जाएगा, यानी कि 3200 गुना 3200। 3 मीटर है तो 3 मीटर को क्या कहेंगे, 300 गुना उधर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो गुना 40 कर दीजिएगा। अब बटा में कितना बनाना है, 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 25 15 8 से भाग दे दीजिए, ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी आपका 1000, यानी 12800। ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा। 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले नंबर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इसको आप बनाएंगे।
इसका आप एलसीएम ले लेंगे और वर्ग संख्या दिया हुआ है, चेक करके भाग दे देंगे। तो पहले आपको बोल रहे हैं, फिर से ध्यान रखना, पहले 4 6 8 20 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से आप मतलब भाग देंगे बारी बारी से, और जो कट जाएगा सबसे छोटी से ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी से। पहले 400 चेक करेंगे, 900 400 में कट जाएगा तो 400 ही आंसर हो जाएगा। और कितना बोला, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग है, तो ऑप्शन से मारना है, ठीक है। 1800 तो वर्ग है नहीं, 3600 है, 400 है, 900 है, 26 नंबर का जो कि बनकर आपका आंसर आ जाएगा 3600 आ जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो लगातार 10% और 15% के छूट, मतलब छूट के बराबर एक छूट कितना होगा। देखिए दो लगातार छूट है ना, आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। छूट हुआ तो कमी हुआ, तो -10 -10 -15 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 15 150 बटा 100, इसको काट दीजिए, यह हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 15 और 10 25, 25 में से घटा 24 यानी कि 23.5% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह बना सकते थे। नहीं तो मान लीजिए पहला कोई संख्या, माना कि पहले को कौन सी संख्या थी, 100 कोई समान था, ठीक। 100 में पहले 10 घटा दीजिए तो 90% आया, फिर 15 घटा दीजिए 85 आया, फिर इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, इधर से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये गुना करके सॉल्व कर लेंगे। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम पर खरीदता है और उसके 20 उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। दिलीप को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जैसे देखिए कि दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदा, ठीक है। मान लीजिए कि रेडियो का मूल्य उसका जो है कितना, मान लीजिए चौथाई बोला ना, 3/4 बोला है, तो आप जब भी कोई संख्या माने 4 के गुना जो माने, माना कि रेडियो का सीपी था 100 रुपया, पहले से दाम छापा हुआ था, ठीक है, पहले से दाम उसका अंकित है, उसको खरीदा, उसको 3/4 में खरीदा, कितना में, 100 का 3/4 काट दिया 75 रुपया में खरीदा। कहता है 20% अधिक दाम पर उसको बेच देता है, 25% का लाभ लेकर उसको बेच देता है फिर से। तो जब लाभ लेकर उसको बेच देगा उस पर, तो उसका लाभ निकालना है। टोटल जो लाभ आ जाएगा उसका, आपको 60% उसका लाभ हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे 75 का, मान लीजिए इधर 75 रुपया सीपी हुआ, उस सामान को बेचेगा 20% अधिक करके, तो 120 में बेच दिया, 1 मिनट, 120 में बेच दिया, और 75 रुपया खरीद था, इधर से घटा दीजिए, इधर से हो जाएगा 25, उधर हो जाएगा 45, तो 45 रुपया का लाभ हुआ। कब, जब 75 रुपया खरीदा था, तो इधर से 100 बना दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100, इसको काट देंगे तो यह 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, क्या परसेंट हो जाएगा, 60% लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। एक व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर 330 रुपया में खरीदता है, साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए जब मान लीजिए आप साइकिल खरीदते हैं 12% छूट मिलता है तब 330 पर, मान लीजिए ना उसका अंकित मूल्य नहीं दिया है, तो माना कि अंकित मूल्य MP था, MP अपने आप में 100%, 12% छूट दिया, तो आप तो 88% में खरीदें, और मान लीजिए कि 88% के बराबर क्या रुपया मिला, 330 रुपया। तो आप इसको काट दीजिए, 11 8 88 और 11 तिया 33 हो गया, ठीक है, 11 तिया 33 हो गया। ये हो जाएगा, आपको गुना कर दीजिए, 11 तिया 33, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 और इस 30 था ना यहाँ, तो 2 चौक 8, 11 तिया 33, 3 बार में काटे थे, 2 चौक 8 नहीं, 2 नहीं सॉरी, इसको 4 बार में काटिए, और इसको इस 30 को 15 बना दीजिए, ठीक है, और इसको काट दीजिए 25, 25 गुना 15, 25 25 125, 25 से कम 25, 25 12 आपका 37,
₹75 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना देते हैं तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे काम करके उसे 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए भाई साहब, आप एक ध्यान रखना, एक होता है ट्रिक, एक होता है M1D1H1 बराबर M2D2H2। इस पर आप पूरा जो है ना, आप जो है मिश्र समानुपात को आप बना सकते हैं। M1 क्या हुआ, मान लीजिए पहला व्यक्ति क्या है, तो वहाँ 15 रख दीजिएगा। डी मतलब कितना दिन काम हुआ था, तो 10 दिन काम हुआ था, 10 दिन। जो रहेगा ना उतने से सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना है। उसके बाद देखो एच कितना घंटा काम किया था, तो 8 घंटा डेली। अब उसी काम को करने आ रहा है क्या व्यक्ति, 8 व्यक्ति। कितना घंटा नहीं करेगा तो नहीं पता, एक्स। और क्या दिन में समाप्त करना है, तो 10 दिन में। तो देखिए 10 और 10, सॉरी यहाँ 16 नहीं, 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स का मान 15 दिन, यानी कि एक्स का मान टोटल कितना दिन आ गया, 15 दिन। यानी वह काम 15 दिन में पूरा है, 15 घंटा करना पड़ेगा। अब आगे मैथ खत्म हो गया। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत होती है कहाँ से, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, किससे होती है सिंधु घाटी स्रोत। 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुहरों से। याद रखना, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत मुहरों से ज्ञात होती है। और भी याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के जानने का मुख्य स्रोत मोहर ही है। सिंधु घाटी के जानने का मुख्य स्रोत क्या था, मोहर था। कहता सैंधव कालीन मोहरों बनाने में सेलखरी नामक मुलायम पत्थर का उपयोग करते थे, ये भी याद रखना है। और ये भी याद रखेंगे, सर्वाधिक मोहर जो प्राप्त हुआ था ना, वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। और याद रखना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, और ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, सूचना मिलता है कहाँ से, मिलता है मोहर से। आप सुने होंगे कौटिल्य का संबंध, कौटिल्य के कितने नाम होते हैं, 3 नाम। कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया और चाणक्य हो गया। इसके कितने नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। और कहता है कि निम्नलिखित संबंध में किस विद्यालय से था, कौटिल्य का संबंध जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। तक्षशिला जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका संस्थापक था राजा तक्ष था, जो अभी वर्तमान में कहाँ में है, यह पाकिस्तान में, पहले भारत में था, विभाजन में पाकिस्तान चला। और भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। आप ये कमेंट करेंगे कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और वहाँ से बौद्ध धर्म का कुछ शिक्षा भी ग्रहण किया था, यह ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, सिख गुरु को, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ है गुरु हरिकिशन है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन देव है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर, आप क्या मार रहे हैं, आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर 33 नंबर का, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड ही दिया था, जहांगीर ने ही दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1606 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1606 ईस्वी में। और भी क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और भी ध्यान रखना, सिख के 10वें गुरु का नाम आप लोग को पता होगा, जो गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ, पटना में। आप जब जाएंगे ना पंजाब घूमने के लिए, आपका पूछेगा कहाँ से, आप कह दीजिए बिहार पटना से, आपका वहाँ के पंजाबी जो है लोग आपको बहुत मान सम्मान करेंगे, क्योंकि उनका जो 10वां गुरु था उनका जन्म यहीं हुए थे। और गुरु पूछेगा सिख के 9वें गुरु का नाम क्या था, तेग बहादुर। गुरु के 5वें गुरु का क्या नाम था, गुरु अर्जुन देव। इतना बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, कौन, नूरजहां लिखा, या रजिया सुल्तान लिखा, या फिर गुलबदन बेगम लिखा, या जहां आरा बेगम लिखा। चलिए, यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर का, गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा,
गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की ही बहन थी। ये किसकी बहन थी? ये हुमायूं की बहन थी, ध्यान रखना। और कहता हुमायूं नामा पुस्तक की रचना, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ही की थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और रजिया सुल्तान के बारे में जानते होंगे कि प्रथम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। आगे बढ़ेंगे। सती प्रथा का निषेध किया। सती प्रथा का निषेध किया कौन? 1809 ईस्वी में कि 1829 ईस्वी में कि 1929 ईस्वी में कि 1947 ईस्वी में? ध्यान रखना, सती प्रथा का निषेध किसने किया था, ये चीज़ आपको बताना है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में कहता सती प्रथा का जो होता है निषेध होता है, समाप्त करने वाला राजा राम मोहन राय जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। राजा राम मोहन राय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन है और कहता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का नाम सुनेंगे। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था। शारदा एक्ट आज भी क्लास में बताया गया था शारदा एक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ तो 1900 क्या आ जाएगा 1829। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट आपका ऑप्शन भी मिला हुआ है, गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स और अंबेडकर मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट जो हुआ था आप बताइए किसके किसके बीच हुआ था? आपका आंसर का इंतज़ार है। और पूना पैक्ट, चलिए अब आंसर देते हैं, वो अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। आगे बढ़ेंगे। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ये तो आज भी बताए थे, मेरे क्लास के एक स्टूडेंट थे, वो आज पूछे भी थे तो बताए थे, मनीष नाम था। मनीष जी आप देख लेंगे, आज पढ़े भी थे, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, 38 नंबर का कौन हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे ये सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किसने किया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे। अगला है 40 नंबर, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था बताइएगा। 40 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम जो हुआ था पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1800 क्या ईस्वी को? 59 ईस्वी को। राजस्थान में कौन जिला था? नागौर जिला था। कौन जिला था? नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का शुरू किया गया था। ठीक है, और जब पूछेगा संपूर्ण भारत में आंध्र प्रदेश में 1960 ईस्वी में पंचायती राज लागू किया गया था संपूर्ण भारत में। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। आगे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा नदी या यमुना नदी या सतलज नदी या फिर कृष्णा नदी? बताइए सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है? सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा तब? आंसर 41 नंबर के 1 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। 43 नंबर,
कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु, देखिए लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु होनी चाहिए कम से कम कितना साल, 25 साल। कम से कम कितना साल होना चाहिए, 25। राज्यसभा और विधान परिषद वो हो जाएगा क्या साल, 30 साल। राज्यपाल हो जाएगा और उपराष्ट्रपति हो जाएगा और राष्ट्रपति, ये सब लड़ते हैं क्या साल में, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। राज्य का घटक नहीं है, राज्य जनसंख्या, भूमि, सरकार और सेना। 44 नंबर, ध्यान रखना आज भी क्लास में बतलाया गया था कि राज्य होने के लिए किसी भी चीज़ को 4 चीज़ आवश्यक है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्षेत्रफल होना चाहिए यानी भूमि होना चाहिए, और वहाँ पर क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और वहाँ पर प्रतिनिधित्व यानी सरकार होना चाहिए। चौथा होता है संप्रभुता, संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता यहाँ क्या है, सेना है, तो यह सेना नहीं होना चाहिए। संप्रभुता मतलब वैसा व्यक्ति का फैसला जिसका फैसला अंतिम या जिसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, जिसका निर्णय सर्वमान्य मानी जाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के अनुसार भारत में केवल एक राज्य है। राजनीतिक शास्त्र के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं, एक राज्य है। वो कौन है, तो वो केवल भारत है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का महासभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्या वर्ष के लिए चुना जाता है, वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। और राष्ट्र संघ जब रहेगा तो आप कह देंगे 1920 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हो जाएगा। किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है। मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसका है, आप आंसर दीजिएगा। ये कथन अरस्तु का है। संविधान, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में वर्तमान में 12 है और पहले कितनी थी, 8 अनुसूची थी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। हाँ, देश के बांधों को ये भी बताया चुका है क्लास, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विवेकानंद या पंडित नेहरू या महात्मा गांधी। तो बताइए, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था, नेहरू जी ने। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मृदा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, ताप्ती नदी जो हो जाएगा ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सांगपो किस नदी का उपनाम है, सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो सांगपो जो हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, उपनाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम क्या है, सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। और कहते हैं कि जो है गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी होती है, भी जानेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं नील नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं।
अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? बिहार में लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है? वन फैला हुआ है। आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ये देखिए 10th का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम के डिगबोई से सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में खनिज तेल की खुदाई हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। खनिज तेल किससे प्राप्त होता है? अवसादी चट्टान से होता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का लिए आप जानते होंगे, बगल में बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड। चलिए, कोसी नदी की परियोजना आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी की परियोजना आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी की परियोजना कब हुआ था? तो 1954 में। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ लाती है। ठीक है, याद रखें कोसी। ये खगड़िया जिला किधर है आप जानते होंगे। कोसी अब सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी, और इसे विश्वासघात नदी भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, 56 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? जलवायु। हमारी आंसर क्या हो जाएगा 56 में? जलवायु। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? विषुवतीय प्रदेश जितने भी होते हैं ना, वहाँ पर वर्षा जो होती है ना, सालों भर होती है। वर्षा कब होती है? सालों भर होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, धरातल यानी जहाँ पर सबसे पहले भूकंप आता है ना, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। जहाँ से अनुभव होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए, भूकंप तीव्रता को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? भूकंप की ओजोन गैस की, ज्वालामुखी को, की नदियाँ को, किसको कहते हैं सुरक्षा? प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं? ओजोन गैस को। ओजोन गैस को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम, नियोन। बताएंगे। अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। ध्यान रखें, हिन्ने, आव, कजरी याद रखेंगे। हिन्ने, आव, कजरी पर याद रख लीजिएगा ट्रिक। ही से हीलियम, न्यू से नियोन, आ से आर्गन, क से क्रिप्टॉन और क से क्रिप्टॉन, कजरी जौ से जेनॉन और र से रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस जो होता है कौन हो जाएगा? ये आर्गन हो जाएगा। वायुमंडल प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, क्या बताइए? स्तरीय मेघ में होती है, नहीं, ठंडी या शुष्क होता है, या ठंडी या नम होता है, उष्म या शुष्क होता है, उष्म या नम होता है। चलिए आंसर खोजिए आप लोग। तो देखिए, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होती है? चलिए ऑप्शन है आपके सामने, तब तक के लिए कुछ देर वेट करते हैं, बताइएगा। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान होता है? चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपासी मेघ। कौन हो जाएगा? कपासी मेघ। अच्छा, बादल क्या होता है? वायु में तैरता रहता है ना, ध्यान रखना। बादल वायु से हल्की होती है, भारी होती है? बादल वायु से भारी होती है, नहीं, हल्की होती है। बादल वायु से क्या होती है? हल्की होती है। आर्द्रता युक्त हवा जब संघनन होता है तो वर्षा होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, ये क्वेश्चन को मत भूलना। क्वेश्चन भी सुएज नहर जोड़ती है, यदि भूलेंगे तो 1 नंबर गया, 1 नंबर। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, A नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखेंगे। देखिए, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में पश्चिम में सब जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मणिका, पद्या, जयश्री, अहिल्या। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका था। ध्यान रखना, क्या था? मणिकर्णिका था। झांसी के शासक गंगाधर राव था। याद रखना, गंगाधर राव का विवाह मणिका से हुआ था, यानी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई से हुआ था। तट्या टोपे मणिकर्णिका का गुरु था। लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया था। पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी। 1854 ईस्वी में झांसी राज को लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का शिकार बनाया था। इतना बात ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यह भी क्वेश्चन पूछता था, कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो लॉर्ड पॉर्मस्टेन था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। 1800 क्रांति के समय लॉर्ड पॉर्मस्टेन था। 1857 के विद्रोह किस, देखिए 1857 क्रांति आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिटन था, या विलियम बेंटिंग था? बताएंगे। 1857 क्रांति की शुरुआत किसने किया था? मंगल पांडे। और इस समय इसका जो है गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 69। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण दिया? राजा राम मोहन राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, राजा राम मोहन राय। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना, 4 बौद्ध संगीति हुआ। देखिए याद रखिएगा इसका ट्रिक, के याद रखिएगा। क्या रखिएगा? ए के। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? तो क्या याद रखेंगे? ए के। पहला हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा के से कनिष्क, और उसके बाद ए से हो जाएगा अशोक, और के से हो जाएगा कनिष्क। यानी अजातशत्रु, के से हो जाएगा कालासो, ए से हो जाएगा अशोक, क से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद गुरु का नाम क्या था? तो ये रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 ईस्वी में। ठीक है, और ये शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। कब? 1893 ईस्वी में। शिकागो किस नदी के किनारे है? शिकागो नदी के किनारे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद जी ही ने किए थे 1887 ईस्वी में। बेलूर मठ, कौन सा मठ? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। और दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे?
1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था, बताइएगा। तो यहाँ हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है सारनाथ है, लुम्बिनी है, वैशाली है, बोध गया है। तो कहाँ हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। याद रखना गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की, उपराष्ट्रपति की, महान्यायवादी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल, खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल यहाँ पर जो है चना, मसूर, सभी, मूंग। यहाँ पर हो जाएगा खरीफ फसल की तरह उगाया जाता है मूंग को। किसको उगाया जाता है? मूंग को उगाया जाता है। खरीफ फसल मूंग को उगाया जाता है। रबी फसल चना और मसूर जो है ये रबी फसल में आता है। ये और ये कौन फसल में आता है? रबी फसल में आता है, ठीक है। धान खरीफ फसल का उदाहरण होता है। नकदी फसल चाय, कॉफ़ी हुआ, चाय, कहवा हुआ, जूट इसको कहा जाता है, ठीक है। तंबाकू और कहा जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम देश जो होता है वो ब्राज़ील है, ध्यान रखना। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना गुजरात, सबसे तटरेखा गुजरात की है, लंबी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा, वो जो भी होगा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा, बताइए, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन हो जाएगा जनसंख्या में? सिक्किम। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा कौन? गोवा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु संख्या का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। 2:1 होता है। अंगूर का किण्वन करना एक डैश है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, या बताएंगे आप, दोनों है, इनमें से कौन है? तो अंगूर का किण्वन करना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या बताएंगे? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है। जल का बर्फ बनना कौन परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा इसका आंसर रासायनिक परिवर्तन। 83 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन कारण। ध्यान रखें। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोटर, डायनमो, हीटर, माइक्रोफोन। तो यहाँ हो जाएगा आपका मोटर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, या उपर्युक्त दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है।
अगला है बरसात की बूंदों का गोलाकार होना, ये भी क्वेश्चन मत भूलिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव कारण। मोमबत्ती का जो बत्ती होता है वो तेल को नीचे ऊपर घुरता है, या फिर आप देखते होंगे लालटेन के जो बत्ती होता है उसके माध्यम से तेल ऊपर जाता है, वो सब किस गुण के कारण होता है? केशिकत्व गुण कारण। ये सब ध्यान रखना। ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है, ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है कहाँ में? तो गैस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ध्रुवन आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, यानी वैसी ही रहता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती हो तो यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम बताइएगा क्या कहलाता है? तो ओम का नियम कहलाता है। चलिए 91, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, या शीतलक के रूप में, या परिरक्षक के रूप में, या नियंत्रक के रूप में? तो बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो मंदक रूप में। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर उसमें कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर उसमें कौन गैस निकलता है जी? बताइए, हाइड्रोजन निकलता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है कि एक घोल होता है? बताएंगे। गैस एजेंसी द्वारा जो सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली गैस जो होता है वो क्या होता है? वो एक प्रकार से आपका जो हो जाएगा आंसर, सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली ये आपका कुकिंग गैस एक प्रकार का क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? किस में एंजाइम नहीं होते हैं ना? एंजाइम है ना, एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर विषाणु। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? हरी नामक शैवाल से, नीली हरित शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। देखिए, लिटमस पत्र जो होता है एक प्रकार के हाइब्रिड किस्म का पौधा होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 95 नंबर का हो जाएगा सी। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना, 95 का सी हो जाएगा। जो कहता है अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल में, ये भी ध्यान रखना। और भस्म जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या में बदल देता है? नीला में। और भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग होता है? CO2 का उपयोग होता है। उसके बाद कहता है प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। तो सी नंबर औसत हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए 97 नंबर देखेंगे, मुख से निकली लार का पाचन करती है। मुख से निकली लार का पाचन करती है कौन? स्टार्च। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होता है? ये ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया अंग से कौन सा रोग ग्रस्त होता है? ये हो जाएगा आपका गला। पेट में भोजन को पचाने के लिए उसमें किसकी आवश्यकता खास होती है? एंजाइम की, या पानी की, या खनिज की? तो यहाँ पर 99 नंबर का हो जाएगा आंसर, एंजाइम की आवश्यकता होती है। NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्तरण का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप को स्थिर करने वाला क्या हो जाएगा आंसर?
हाइपोथैलेमस, एक ट्रिक है, ठंडा दा थैलेमस दा ठंडा ठग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, आंसर थैलेमस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थैलेमस। तो दोस्तों आज ये बिहार पुलिस का फर्स्ट टेस्ट था। आप लोग थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोर फील महसूस होता होगा, तो ध्यान रखना, अगर ज़्यादा 100 सेट नहीं मार सकते हैं तो 50-50 ही लाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की भी दबाएंगे, डेली टेस्ट लेंगे। और उसके बाद आप लोग एक ध्यान रखना कि आप कमेंट करके और अपना नंबर, नाम और एड्रेस, घर, नाम, नंबर बताना है कमेंट करके। धन्यवाद और सभी को गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों ने कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और